नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हो मैं अपनी एप्लीकेशन पर हर वीक 3 टेस्ट लेता हूं। मंगलवार को हम टेस्ट लेते हैं जो लेसन हमारा यूट्यूब पर अभी चल रहा है। गुरुवार को टेस्ट होता है जो लेसन यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी, और रविवार को पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का टेस्ट होता है। तो कल रविवार था, 18 तारीख को टेस्ट हुआ था। पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का दूसरा टेस्ट था। पहला टेस्ट पिछले रविवार हुआ था 11 तारीख को, और कल 18 तारीख को अपने पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का मेरी एप्लीकेशन पर टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण लेसन थे वो मैंने पहले ही बता दिए थे भी कौन कौन से लेसन अपने ज्यादा पर्सन आएंगे। तो एसी मशीन और डीसी मशीन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज अपने चर्चा करते हैं कि जो कल टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन का क्या आंसर था और किस विद्यार्थी ने उस टेस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी डीसी जनरेटर में पोलों की संख्या 6 है, डीसी जनरेटर में पोलों की संख्या 6 है, 5 डिग्री ब्रश को खिसकाने से इलेक्ट्रिकल डिग्री कितने खिसकेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का एक आप फार्मूला याद रखो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर पोल बटे 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री का मतलब ब्रश को खिसकाना, अपने हाथ से खिसका रहे हैं इसलिए वो मैकेनिकल काम है। ब्रश को खिसकाया जाएगा तो जो करंट का फील्ड के साथ में जो कोण बन रहा था उस कोण का मान अब चेंज हो जाएगा। तो वो कितना चेंज होगा कि स्पार्किंग बढ़ भी सकती है, स्पार्किंग घट भी सकती है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना खिसकेगी अगर पोलों की संख्या है 6, पोलों की संख्या 6 इंटू मैकेनिकल डिग्री है 5, तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाता है 3 इंटू 5 यानी कि 15 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री खिसकेगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि किसी डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग करने का क्या लाभ होता है। दोस्तों वेव वाइंडिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको जब डीसी जनरेटर का या डीसी मोटर का लेसन आएगा तो उसमें हम सीखेंगे। तो डीसी जनरेटर हो चाहे मोटर हो उसमें वेव वाइंडिंग करते हैं हम अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए, क्योंकि उसमें करंट गुजरने के वेव वाइंडिंग में अगर सिंपलेक्स है तो 2 रास्ते होंगे, केवल डुप्लेक्स है तो 4 होंगे। तो करंट गुजरने के रास्ते कम है इसलिए इसमें करंट कम मिलती है, वोल्टेज अधिक मिलती है। डीसी जनरेटर में हम सीखेंगे वोल्टेज का phi ZNP बटे 60 इंटू ए, वोल्टेज ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो जो ए है आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, वो इसमें वेव वाइंडिंग में 2 होती है। लैप वाइंडिंग की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, धारा का मान ज्यादा और वोल्टेज का मान कम के लिए। तो यहाँ पे वेव पूछा है तो उसका उत्तर 2 नंबर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा प्रश्न है किस डीसी मोटर में नो लोड स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो डीसी मोटर में नो लोड स्पीड यानी लोड नहीं लगाया तो स्पीड का मान आप जानते हो सीरीज मोटर में सबसे ज्यादा होता है। लोड नहीं लगाओगे तो उसके अंदर गति का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स का मान काफी लोड न लगाने से कम हो जाता है। चौथा प्रश्न था डीसी मोटर की घुमाव दिशा ज्ञात करनी है। बहुत आसान प्रश्न है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज में आता है। पांचवा क्वेश्चन था निम्न में से किस भाग को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये डीसी मशीन है। तो किस भाग को देखकर ये पता लग सकता है कि ये डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन में एक भाग सबसे अलग होता है जो एसी मशीनों में नहीं होता, वो होता है कम्यूटेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक या स्लिप रिंग। कम्यूटेटर क्या काम करता है दोस्तों, एसी को डीसी में बनाता है। आगे जाके हम सीखेंगे कि कम्यूटेटर भी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, किस प्रकार से वो एसी को डीसी बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आएगा हमारा डीसी जनरेटर का, वहां देखेंगे। तो इसमें अलग पार्ट कौन सा होगा, कम्यूटेटर। छठा क्वेश्चन था यदि एक डीसी सीरीज मोटर में लोड का मान दुगना कर दिया जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान पहले से कितना मिलेगा।
लोड का मान यदि दुगना कर दिया जाए डीसी सीरीज मोटर में, तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में होता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई माने लोड, लोड की करंट। तो लोड का मान इसमें हो चुका है दुगना, लोड का मान हो चुका है दुगना, तो करंट टॉर्क का मान मिलेगा इसमें 4 गुना। तो इसका उत्तर सी आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान 200 वोल्ट है, तो मैक्सिमम पावर प्राप्त करने के लिए सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी एक बार आया था, इसरो के एग्जाम में भी आया है, बहुत सारे कंपटीशन में आया है। एक आपको मैं बता देता हूं, डीसी मोटर में एक होता है बैक ईएमएफ, एक होता है सप्लाई वोल्टेज। जो हम आर्मेचर पर वोल्टेज देते हैं वो तो सप्लाई वोल्टेज होती है, और आर्मेचर फील्ड फ्लक्स को काटकर अपनी वाइंडिंग में एक वोल्टेज बनाता है डीसी जनरेटर की तरह, वो बैक ईएमएफ है। तो जो सप्लाई वोल्टेज है उसका आधा अगर बैक ईएमएफ है, तो उस कंडीशन के अंदर पावर का मान सबसे ज्यादा होगा। मोटर की पावर सबसे ज्यादा कब होगी, जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से आधा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रकार से ये कंडीशन दी होती है, वोल्टेज गुना 0.5, तो एक ही बात है ये। अब इसमें पूछा है ईबी का मान, इसमें इस बार बता दिया, ईबी का मान है 200, वी का मान आपको ज्ञात करना है, गुणा में यहाँ पे आप देखो 1/2 है, तो वो इधर जाके 2 गुना में चला जाएगा, v/2 था यहाँ पे, v का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर 400 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी 400, ईबी कितना होगा 200, तो उस कंडीशन में डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी। आठवां क्वेश्चन था, निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखते हैं, यानी ओपन नहीं करते। तो आगे जाके हम सीखेंगे कि दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन ना हो जाए, इसलिए उसको शॉर्ट करके रखा जाता है, क्योंकि यदि सेकेंडरी वाइंडिंग सीटी की करंट ट्रांसफॉर्मर की ओपन हो गई तो सीटी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ का जो मान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। सेकेंडरी ईएमएफ एक प्रकार से करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो सेकेंडरी वोल्टेज का मान इतना ज्यादा है कि अगर आप सेकेंडरी को ओपन कर दोगे, जैसे मैंने फ्यूज के बारे में मैंने एक क्लास में बताया है कि फ्यूज के अंदर अगर आप करंट को अचानक ओपन करते हो तो स्पार्किंग बहुत ज्यादा होती है, उससे वो सीटी ब्लास्ट हो सकती है। तो किसमें अपने करंट का मान, सॉरी अपने इसमें सेकेंडरी किसके अंदर अपने ओपन नहीं कर सकते, तो करंट ट्रांसफॉर्मर। आगे 9वां क्वेश्चन, नो लोड अवस्था में ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर कितना होता है। नो लोड में ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर 0.1 से 0.3 के आसपास होता है। लेगिंग ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर नो लोड में 0.1 से 0.3 लेगिंग होता है, इस बात को याद रखें। और नो लोड अवस्था में जो करंट है, प्राइमरी की करंट है, सेकेंडरी में तो करंट है ही नहीं, नो लोड में यानी सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है। प्राइमरी में जो करंट है वो फुल लोड की प्राइमरी की 2 से 5% होती है। आगे जाके सीखेंगे कि नो लोड अवस्था में ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में जो धारा चलती है वो भी 2 प्रकार की होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर करंट। फिर हम अपने उनमें ग्राफ बनाएंगे, फिर अपने टोटल करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में एंगल देखेंगे, कितना एंगल आता है 75 डिग्री का। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 10वां क्वेश्चन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर किस लोड परसेंटेज में अधिकतम पावर देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधिकतम पावर नहीं, अधिकतम दक्षता मेरे को लिखना चाहिए था, थोड़ा सा ये जल्दबाजी मिस्टेक की है मैंने। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर किस लोड प्रतिशत में अधिकतम दक्षता देगा, तो 50% जब लोड होगा उस कंडीशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इफिशियंसी देगा, और जो पावर के लोड होते हैं वो 100% लोड पे देते हैं। 11वां, एक ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड पर कॉपर लॉस 800 वाट है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड पर कॉपर लॉस P या WC लिख देते हैं, कॉपर लॉस 800 वाट है। अब लोड का मान कर दिया 1/4, ये हमारा लोड पहले से 1/4 हो गया।
लोड एक चौथाई रह गया तो करंट भी एक चौथाई हो जाएगी। लोड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, लोड और करंट एक ही बात है, लोड कम हो गया तो करंट भी कम हो गई। अब कॉपर जो लॉस होता है उसका फार्मूला हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर में, आई स्क्वायर आर होता है। अब करंट अगर एक चौथाई हो गई तो जो कॉपर लॉस है वो 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 रह जाएगा। देखो दोस्तों, लोड हुआ 1/4, करंट हुई 1/4, लेकिन जो कॉपर लॉस है वो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो चुका है। तो 800 का 1/16 निकालोगे आप, तो इसको जब आप हल करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा इसके अंदर 50 वोल्ट, यानी कि अगर लोड 1/4 हो गया तो कॉपर लॉस 50 वाट रह जाएगा, सी ऑप्शन। एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 2500 वाट है। ये अपने देखते हैं 12वां क्वेश्चन। एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस WI बराबर 2500 वाट, कॉपर लॉस WC बराबर 10,000 वाट। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के समय यह कितनी पावर देगा? मैक्सिमम इफिशियंसी होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, WC बराबर होता है WI। WC बराबर WI आप जाके आगे सीखोगे ट्रांसफार्मर लेसन में कि एक ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इफिशियंसी तब देता है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या वो जो उसकी पावर थी पहले 100 केवीए, क्या वो पावर 100 केवीए ही देगा मैक्सिमम पर, या 100 केवीए से ज्यादा होगी कम होगी, अभी देखते हैं। देखो दोस्तों, कॉपर जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो वेरिएबल होता है, लोड के साथ वेरी करता है, आयरन लॉस कभी चेंज नहीं होता। तो 10,000 वाट है कॉपर लॉस, तो सोचो इसको अपने 2500 करना है, क्योंकि यही तो कंडीशन है एफिशिएंसी मैक्सिमम की कि कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। तो 10,000 को 2500 बनाना है तो लोड को कितना परसेंट कम करना होगा, क्योंकि कम करेंगे तभी तो 2500 के आसपास आएगा। लोड को कितना परसेंट कम करें? अगर अपने लोड को करें आधा, लोड को करें आधा तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, आधे की स्क्वायर, पीछे वाले सवाल में भी देखा था। तो अगर अपने लोड को आधा किया तो कॉपर लॉस 1/4 हो गया, यानी अगर लोड को आधा करते हैं तो कॉपर लॉस कितना रह जाएगा, आप देखो 2500 वाट रह गया। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि यदि लोड को आधा कर दिया जाए तो उस कंडीशन में कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लोड आधा कर दिया है तब ऐसा काम हो रहा है, तो लोड आधा कर दिया मतलब अब जो केवीए मिलेगी आउटपुट में वो भी आधी रह जाएगी, तो 100 का आधा हो गया 50 केवीए। इसका उत्तर आएगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा ट्रांसफार्मर उस कंडीशन में उसकी पावर कितनी मिलेगी, मात्र 50 केवीए मिलेगी। और इसका फार्मूला लिखा देता हूं डायरेक्ट, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो उसके लिए एक फार्मूला लिखा देता हूं, वो फार्मूला आप याद कर लें कि आपको आउटपुट केवीए अगर ज्ञात करनी हो तो WI/WC आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस का वर्गमूल गुणा में दी गई केवीए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप वो डाटा रखना जो मैंने अभी बताया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 50 केवी इसका आंसर आएगा। एक ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, दूसरे ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान 5000 हर्ट्ज है। तो किस ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा? जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस ट्रांसफार्मर का एरिया उतना ही कम होता है। इसको हम समझेंगे, अगर आप थोड़ा अगर जानते हो तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज का एक फार्मूला होता है 4.445 m F * N। 4.44 फाई का एक फार्मूला होता है B/A, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बटे एरिया इंटू F * N। अगर मेरे को F का मान इससे निकालना हो तो E * A बटे B, सॉरी फाई का B बराबर होता है φ/A, तो फाई बराबर होता है B * A, फाई बराबर B * A। तो F का मान निकालना है तो B और A दोनों E के भाग में, यानी कि मेरे को यहां से अगर F का मान निकालना हो तो E बटे
4.44 इंटू बी इंटू ए इंटू एन। तो एफ का ए माने एरिया, करोड़ का एरिया, उससे क्या रिलेशन निकला? उल्टा। यानी अगर करोड़ का एरिया ज्यादा है तो वो कम फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, अगर करोड़ का एरिया कम है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो यहां से आपको उत्तर मिल गया कि अगर 5000 हर्ट्ज है तो ट्रांसफॉर्मर छोटा होगा, उसका एरिया कम होगा। तो आप देख लें। 14वां क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में पोलों की संख्या 8 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, रोटर स्पीड 720 आरपीएम है, रोटर फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, अपने रोटर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन था, ज्ञात करनी है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर। फार्मूला सीखेंगे, अपने बनाना भी सीखेंगे। सूत्र होता है स्लिप गुना स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी का। तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज दे रखी है, लेकिन स्लिप नहीं दे रखी। तो स्लिप आप ज्ञात करोगे, स्लिप का सूत्र होता है ns माइनस nr बटे ns इंटू में 100। अगर परसेंटेज में ज्ञात करनी है तो गुणा में 100। ns होता है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड भी इसमें नहीं बता रखी। तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करते हैं पहले, f इंटू 120 बटा p। f का मान 50 हर्ट्ज है, p का मान है 8 पोल, तो आप इससे निकालोगे तो 750 आरपीएम निकलेगा। तो 750, nr का मान 720 बटे 750 इंटू 100। यहां से स्लिप का मान कितना आ जाएगा? 30 बटे 750 इंटू 100। इसको आप हल करें, 15 दूना 30, 15 तिये 75, तो 15 तिये 45, 15 5 75, 5 से 10 कटा 2 बार, 4%। स्लिप का मान आ गया 4%, 4 इंटू में 50, 4 बटे 100 इंटू 50, तो 100 से 2 हर्ट्ज। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज। आगे जाके सीखेंगे अपने कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान, मोटर जब स्टार्ट होती है तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जैसे जैसे अपने रोटर चलना प्रारंभ होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी घटने लग जाती है, क्योंकि स्लिप बढ़ने लग जाती है। इसके बाद में स्लिप घटने लग जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन था एक कि डबल केज स्क्विरल मोटर में क्या होता है। डबल केज स्क्विरल केज मोटर पढ़ेंगे कि उसमें 2 केज होते हैं, 2 पिंजरे होते हैं, आउटर और इनर। आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इनर केज का रेजिस्टेंस कम होता है। आउटर केज पीतल से बनाया जाता है, इनर केज तांबे से बनाया जाता है। उसका कारण है कि टॉर्क का मान ज्यादा चाहिए, इसलिए 2 केज का यूज किया। लेकिन इसमें कुछ अलग प्रश्न पूछा है कि डबल केज स्क्विरल केज मोटर में जो डबल केज हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। तो आपस में जुड़े होते हैं पैरेलल में, तो 2 वाइंडिंग होती है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर शुद्ध रेजिस्टिव लोड को सप्लाई कर रहा है, तो इसकी प्राइमरी साइड में पावर फैक्टर क्या होगा। एक ट्रांसफॉर्मर है जिससे लोड जुड़ा है, सेकेंडरी में लोड जोड़ते हैं अपने, प्योर रेजिस्टिव है। अगर सेकेंडरी का अगर पावर फैक्टर पूछा जाता तो अपने बोलते इकाई, लेकिन ये प्राइमरी का पूछ रहा है। प्राइमरी में तो फिर वाइंडिंग भी शामिल है, वाइंडिंग शामिल है, इसलिए इसमें पावर फैक्टर थोड़ा सा 1 से कम होगा, 0.95 लैगिंग। पहला उत्तर आ जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में स्पीड रेगुलेशन कितना होता है। सिंक्रोनस मोटर आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें कोई स्पीड रेगुलेशन होता ही नहीं है, जितनी सिंक्रोनस स्पीड है उतनी ही रोटर स्पीड होती है। तो स्पीड का रेगुलेशन कितना हुआ? 0। 18वां क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कितने डिग्री पर प्राप्त होता है। मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त होता है 90 डिग्री पर। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। साइन का मान सबसे ज्यादा किस पे होता है? 90 डिग्री पे। तो टॉर्क किस डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है? 90। ट्रांसफॉर्मर जो कि 20 केवीए के हैं, 2 ट्रांसफॉर्मर हैं 20-20 केवीए के हैं, पैरेलल में लगा दिया तो आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी? 40 केवीए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, फेरांटी प्रभाव के अंतर्गत हो जाता है। फेरांटी इफेक्ट मैंने बहुत डीप से बताया था, एक लेसन था एसी थ्योरी का, उसमें मैंने क्लास लगाई थी एसी की तीनों पावर के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी जरूर देखें। एसी की 3 पावर होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर, उनके बारे में मैंने बहुत बड़ी क्लास लगाई थी। उसमें सीखा था फेरांटी इफेक्ट।
फेरांटी इफेक्ट क्या था कि अगर सेंडिंग एंड माने जहां से वोल्टेज भेजी जाती है, रिसीविंग एंड जो रिसीव करता है, तो सेंडिंग एंड की वोल्टेज हमेशा ही ज्यादा होती है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमेशा ही कम होती है, क्योंकि बीच में जो वायर यूज की है वो वायर कुछ वोल्टेज खा जाती है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज्यादा हो सेंडिंग से, रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज्यादा है सेंडिंग से, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ऐसा काम तब होता है जब रिसीविंग एंड पर पावर फैक्टर लीडिंग में चल रहा है, पावर फैक्टर लीडिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज्यादा होती है सेंडिंग एंड से। तो मैंने प्रश्न पूछा था फेरांटी इफेक्ट किसे में बोलते हैं, सेंडिंग वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये इसमें 20 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और कल मंगलवार को जो हमारा लेसन चल रहा है विद्युतिक सहायक सामग्रियां, इसका टेस्ट होगा। आज के टेस्ट में फिर से अमन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और एक है दूसरा स्टूडेंट हैप्पी शर्मा, दोनों ने बिल्कुल बराबर नंबर लिए हैं, अमन और हैप्पी। अमन का थोड़ा टाइम कम था इसलिए वो पहले नंबर पर है, हैप्पी शर्मा दूसरे नंबर पर है, दोनों ने बराबर नंबर लिए हैं। 40 नंबर का एग्जाम था, उसके अंदर इन्होंने शायद 38 नंबर दोनों के आए हैं, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। और इस प्रकार से बाकी जो विद्यार्थी थे लगभग 60 जनों ने ये एग्जाम दिया था, 60 में से दोनों ने ये पहला और दूसरा स्थान बोल सकते हैं प्राप्त किया है, और बहुत अच्छे इनके सारे क्वेश्चन लगभग सही, एक दो क्वेश्चन इनके गलत हैं, वो इस क्लास को देखकर वो भी अपने सही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपना जो टेस्ट होगा वो कल मंगलवार को विद्युतिक सहायक सामग्रियों का होगा। इस लेसन को आप YouTube से पूरा देखकर तैयार कर ले। ये लेसन आज फ्यूज का आज लास्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा, 2 क्लासें हैं, 2 क्लासों को आप देखकर उनको तैयार करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।